ये एक तो टीम इंडिया यानी भारत एक टीम की तरह कार्य करेगा, और जब तक हम टीम की तरह कार्य नहीं करेंगे तब तक हम देश को प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं ले जा सकते। तो और इसमें राज्य और केंद्र ही इस टीम के हिस्सा होंगे और दोनों एक दूसरे को इंटरफेस करेंगे। नॉलेज और इनोवेशन यानी ज्ञान और नवाचार, यानी नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। ये क्या है? थिंक टैंक। यानी अगर नीति आयोग के दो हब अगर देखें तो टीम यानी भारत एक टीम की तरह काम करेगा जिसमें राज्य और केंद्र एक दूसरे को इंटरफेस करेंगे, और दूसरा है थिंक टैंक के रूप में कार्य कर सोचना, उस पर नीति बनाना, निर्देश देना, सुपरविजन करना, ये जिम्मेदारी यानी नॉलेज एंड इनोवेशंस। ये तो दो सेक्टर हुए जिसमें नीति आयोग को कार्य करना है। अब नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए यानी डॉक्यूमेंट्स। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए। यानी नीति आयोग ने 3 डॉक्यूमेंट्स जारी किया। पहला डॉक्यूमेंट था 3 वर्षीय कार्य एजेंडा। तीन वर्षीय कार्य एजेंडा। दूसरा है 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति। मध्यम अवधि की रणनीति यानी एक तो पहला इसका जो दस्तावेज है वो 3 वर्षीय एजेंडा है। दूसरा है मीडियम टर्म यानी मिड टर्म्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो 7 वर्षीय है। और तीसरा है 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज। यानी 3 वर्ष के अंदर हमारा कार्य क्या होगा, 3 वर्ष के लिए हमारी काम का एजेंडा क्या होगा। दूसरा 7 वर्ष के लिए मिड टर्म्स की पॉलिसी हमारी क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी, यानी मध्यम अवधि की पॉलिसीज हमारी क्या होगी। और तीसरा है 15 वर्ष में हमें कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करना। स्वाभाविक है कि 3 वर्षीय कार्य के आधार पर ही 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति निर्भर करती है, और 7 वर्ष के कार्य पर ही 15 वर्ष के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो ये नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए। एक तो 3 वर्षीय कार्य एजेंडा है, दूसरा 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति है, और तीसरा 15 वर्षीय लक्ष्य का दस्तावेज। ये 3 लक्ष्य निर्धारित किया नीति आयोग। अब नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? नीति आयोग का ये
नीति आयोग टॉपिक का ये अंतिम फेज यानी लास्ट फेज है कि नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें पहला है कि संघीय सहभागिता को बढ़ावा देना। संघीय सहभागिता संघीय सहभागिता को बढ़ावा देना। राज्यों को समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग करना तथा राज्यों को समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग करना। यानी संघीय सहभागिता यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करेंगे। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना। यानी ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए तंत्र को विकसित करना। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना यानी ग्रामीण स्तर पर योजना बनाने का तंत्र विकसित करना। बनाने का तंत्र विकसित करना। क्योंकि जब तक ग्रामीण स्तर पर योजना बनाने का तंत्र विकसित नहीं होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं नहीं बन पाएंगी और इन योजनाओं का निर्माण करके इसे उच्च स्तर तक उत्तरोत्तर करना, विकसित करना तथा योजनाओं को उच्च स्तर तक उत्तरोत्तर करना। यानी योजनाएं बनेंगी ग्रामीण स्तर पर, योजनाएं बनेंगी ग्रामीण स्तर पर। यानी ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि रूरल लेवल पर प्लानिंग हो और उस प्लान को उच्च स्तर तक हम लेकर जाए। क्योंकि भारत में क्षेत्रीय विविधता है, भौगोलिक विविधता है, तो लोगों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं, हर क्षेत्र की समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। एक विकास की योजना भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रभावी नहीं हो सकती है। बिहार की समस्या महाराष्ट्र की समस्या से भिन्न है, महाराष्ट्र की समस्या तमिलनाडु की समस्या से भिन्न है। इसलिए एक योजना और एक कार्यक्रम से संपूर्ण देश का विकास करना संभव नहीं। और शायद यही वजह थी कि योजना आयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं हो सका। तो ग्रामीण स्तर पर यानी निचले स्तर पर, बॉटम लेवल पे योजना को बनाना और उसे तब टॉप लेवल तक लेकर जाना।
समाज के उन वर्गों, अगर हम देखें तीसरा पॉइंट, समाज के उन वर्गों, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो अब तक आर्थिक रूप से लाभान्वित नहीं हो सकते, लेना जो अब तक आर्थिक रूप से लाभान्वित नहीं हो सकते, उनको मदद करना, उन पर विशेष ध्यान देना। जो पर्याप्त लाभान्वित नहीं हो पाए, इसके अतिरिक्त नीति आयोग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित कर, यानी नीति आयोग का दायरा सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के अन्य देशों में जो थिंक टैंक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा विकास एजेंडा के क्रियान्वयन, विकास एजेंडा के क्रियान्वयन के क्रियान्वयन में अंतर क्षेत्रीय तथा और अंतर विभागीय तथा अंतर विभागीय तथा अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान कर, यानी समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो अब तक आर्थिक रूप से लाभान्वित नहीं हो सके। विकास एजेंडा के क्रियान्वयन में, क्योंकि जब विकास योजनाएं लागू की जाती हैं तो कई तरह की क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय या अंतर विभागीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना। इसके अतिरिक्त राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करना, विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने एवं विभिन्न हितधारकों को विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाना, नीति आयोग में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेही शासन प्रणाली प्रतिनिधि की क्षमता है। तो इस प्रकार एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित है। अगर थोड़ा सा पहले देखें, योजना आयोग
नीति आयोग, योजना आयोग कुछ सदस्यों की संस्था। हालांकि ये सलाहकारी परिषद के रूप में इसकी स्थापना की गई, लेकिन ये कार्य संवैधानिक संस्था की तरह कर रहा है। हालांकि ये संवैधानिक संस्था था नहीं, लेकिन संवैधानिक संस्था की तरह कार्य कर रहा है। यह नीति निर्धारक बन गया है। जबकि नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों की बराबर की भागीदारी है। दोनों की बराबर की भागीदारी, जबकि ये कुछ सदस्यों की संस्था, हालांकि थी तो ये गैर संवैधानिक संस्था, लेकिन कार्य कर रही थी ये संवैधानिक संस्था। विकास की सारी योजनाएं योजना आयोग में आकर केंद्रित होती, जबकि नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी। अगर ये पॉइंट अगर हम देखें दोनों में बेसिक डिफरेंस का, यानी योजना आयोग और नीति आयोग, योजना निर्माण यानी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर वाले स्तर पे योजना बनाई जाती थी और उसे नीचे लाया जाता था। नीति आयोग जस्ट रिवर्स, यानी नीचे योजना बनती है और वो ऊपर तक आती है, यानी बॉटम टू टॉप, यानी योजना आवश्यकताओं के अनुरूप बनती, जबकि योजना आयोग की योजना सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होती, जबकि होना ये चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार योजना का निर्माण होना चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस है योजना आयोग और नीति आयोग। देश की विकास की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की नहीं है, राज्य के सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं है। और राज्य देश के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित तब कर पाएंगे जब वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो राज्यों को भी जिम्मेदारी है कि वो अपने संसाधन को बढ़ाएं, अपनी आमदनी को बढ़ाएं, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस देश का विकास कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी केंद्र अकेले नहीं निभा सकता है और न ही राज्य अकेले ये जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। इसलिए दोनों के सहयोग से ही, और नीति आयोग उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो दोनों के लिए कार्य करता है, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश करता है, ताकि दोनों मिलकर
इस राष्ट्र का विकास कर सके। यह है इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य, इसका स्ट्रक्चर। अब हम दूसरे संगठन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा संगठन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1963 में की गई। स्थापना 1963 में की गई। संधानम समिति की सिफारिश पर संधानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। संधानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। देखिए 2003 के पहले तक ना तो एक संवैधानिक संस्था था, ना ही यह वैधानिक संस्था। लेकिन 2004 के बाद यह एक वैधानिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। यह संस्था किसी विभाग के अधीन नहीं कर, यह हर प्रकार के प्राधिकारी से मुक्त संस्था है। यह केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यानी इसका मुख्य कार्य ही विजिलेंस है। यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है। यानी विभागों से भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, तो इसके मुख्य इसका उद्देश्य सतर्कता, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की कोशिश, भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा, ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास होती है। देखिए अप्रैल 2004 में सरकार ने लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण, इसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, यानी अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार की सूचना पुलिस को, सीबीआई को
या केंद्रीय सतर्कता आयोग को अगर सूचित करता है तो इस संदर्भ में उस व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। कई बार उनकी जान को खतरा भी होता है। जो इस तरह की सूचनाएं पुलिस तक देते हैं, आयोग को देते हैं, सीबीआई को देते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि यह भ्रष्टाचारियों की जो लॉबी है वो काफी मजबूत है। चाहे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार हो, चाहे कहीं और, तो ये लॉबी बहुत स्ट्रांग है। अगर इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत की जाती है तो उस व्यक्ति को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए और ऐसे व्यक्ति को विसिल ब्लोअर कहा गया। विसिल ब्लोअर, इनकी सुरक्षा के लिए 2011 में एक कानून बना और जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर। उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की होती। 2011 में ये कानून बना और किसी भी आरोप को प्रकट करने, कार्यालय का दुरुपयोग करने तथा संबंधित लिखित शिकायतों को प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एक एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। ये भ्रष्टाचार को उजागर भी करता है कि कहां कहां भ्रष्टाचार हुए। ये लिखित शिकायत भी प्राप्त करते हैं। रिटर्न में कंप्लेन अगर किया जाता है तो उसे भी रिसीव करता है। प्रॉपर एक्शन लेने की सिफारिश भी करता है। तो ये विसिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए 2011 में यह कानून बना जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर कहते हैं। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना। इसमें एक मुख्य आयुक्त होते हैं, तथा दो अन्य आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं। इसका एक सचिवालय भी होता है, मुख्य तकनीकी प्रशिक्षण सेक्शन भी होता है और एक विभागीय जांच आयुक्त सेक्शन भी होता है। यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपना फंक्शन पूरा करने के लिए एक सचिवालय, तकनीकी विभाग तथा जांच विभाग, ये इस आयोग के अंतर्गत कार्यरत है। क्योंकि अगर किसी भी कोई भी पूरे पेपर वर्क के लिए सचिवालय, तकनीकी पक्ष को मॉनिटर करने के लिए एक तकनीकी परीक्षण विभाग है और शिकायतों की जांच करने के लिए एक जांच विभाग का गठन किया है। तो एक आयुक्त
और 2 अन्य आयुक्त के साथ साथ एक सचिवालय, एक तकनीकी जांच परीक्षण, तीसरा एक शिकायतों की जांच के लिए एक विभाग की स्थापना की गई। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब आयोग की भूमिका एवं कार्य, आयोग की भूमिका क्या है, उसके कार्य क्या है। आयोग की भूमिका और कार्य, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत सीबीआई के कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है तथा उसे निर्देश दे सकता है। कार्यों का मूल्यांकन करता है तथा उसे निर्देश दे सकता है। तथा उसे निर्देश दे सकता है। यानी 1988 में जो ये अधिनियम बना भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, उसके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को सीबीआई के कार्यों का मूल्यांकन करने का अधिकार दिया गया। लंबित आवेदनों की भी ये जांच कर सकता है कि जो आवेदन दिए गए हैं, यानी जो मामले लंबित हैं सीबीआई के पास, उसकी प्रगति क्या है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए, केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए मामलों की जांच कर, यानी केंद्र सरकार जो भी भेजती है, जो भी मामले भेजती है, उसकी जांच करता है। अगर किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई अगर शिकायत है, अगर किसी पदाधिकारी के खिलाफ अगर कोई शिकायत है, तो उसकी भी जांच करता है। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में भ्रष्टाचार प्रशासन का अधीक्षण करता है। और जब ये आयोग किसी मामले की जांच करता है, जब ये आयोग, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि जब आयोग किसी मामले की जांच करता है, तो यह दीवानी अदालत की तरह कार्य की शक्तियां इसे प्राप्त हुई। तो दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त हुई। अदालत की शक्तियां
प्राप्त होती है। यानी अगर ये किसी मामले की जब जांच करता है, जब आयोग किसी मामले की जांच करता है, तो इसे दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त होती हैं। संघ लोक से सेवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के सतर्कता और नियंत्रण से संबंधित नियम एवं विनियम बनाने में केंद्र सरकार को परामर्श देता है। तो इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग को व्यापक अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई और ये अपने अधिकारियों का निर्वहन करता है। अब इनके जो सदस्य होते हैं, यानी आयोग के सदस्य की नियुक्ति या आयोग के सदस्य की नियुक्ति एक मुख्य आयुक्त और दो अन्य आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं और ये नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है और इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इस समिति में गृह मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं और उनके सलाह मशविरे से ही इनकी नियुक्ति की जाती है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष उसके सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, यानी सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इसका स्ट्रक्चर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं और अपने कर्तव्यों का वह निर्वहन भी कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है। आज के क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन? नीति आयोग की बैठक कब की जाती है? कोई समय सीमा निर्धारित है? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। नीति आयोग की बैठक कब की जाती है? कोई समय सीमा निर्धारित है या कभी भी? प्रधानमंत्री के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन साल में उसकी बैठक होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जब चाहें तब इसकी बैठक बुला सकते हैं। योजना आयोग को योजना